नमस्कार, डे न्यूज में आप सभी तमाम दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका। चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। तुर्की तारसन झड़प मामले में 16 उपद्रवियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल। 75 नामजद और 150 अज्ञात के खिलाफ हुआ मामला दर्ज। हर्ष फायरिंग का हुआ वीडियो वायरल, पुलिस ने की जांच शुरू। और एक साथ आधा दर्जन कौवे की मौत पर मचा हड़कंप। बर्ड फ्लू की जताई जा रही है आशंका, दहशत में ग्रामीण। ये थी सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। खबर में सबसे पहले बात करेंगे तुर्की के तारशन गांव की। जैसा कि आपको मालूम है कि होली की रात से लेकर मंगलवार की सुबह तक पूरा तारशन गांव रण क्षेत्र में तब्दील रहा। बच्चों की मामूली विवाद में एक पक्ष के ग्रामीणों ने वहां मौजूद पुलिसकर्मियों को दौड़ा कर पीटा। हालात बेकाबू होते देख एसएसपी के साथ जिला पुलिस की कई विंग मौके पर पहुंच हालात को नियंत्रण में किया। डे न्यूज के हाथ एक वीडियो क्लिप लगी है। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि वहां की एक पक्ष के ग्रामीण किस तरह से पुलिस को दौड़ा कर पीट रहे हैं। जवाबी कार्रवाई में पुलिस के द्वारा फायरिंग भी की जा रही है। तस्वीरें देखकर ऐसा लग रहा है मानो उस गांव के लोगों का पुलिस पर से इकबाल ही खत्म हो गया है। बताया जा रहा है कि ग्रामीणों के द्वारा पुलिस का हथियार भी छीन लिया गया है, जो कि पुलिस अभी तक बरामद नहीं कर सकी है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तारशन गांव से 16 उपद्रवियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक होमगार्ड का जवान भी शामिल है। वहीं बताया जा रहा है कि इन्हीं लोगों के द्वारा झड़प की साजिश रची गई थी। इसके साथ ही तुर्की पुलिस ने 75 नामजद और लगभग 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज किया है। फिलहाल गाँव में अभी भी मजिस्ट्रेट के साथ भारी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। एएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मसूद ने कहा कि वीडियो फुटेज से पहचान कर किसी भी उपद्रवियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही माहौल खराब करने वालों का नाम गुंडा पंजी में डाला जाएगा। घटना जो है वो दो पक्षों के बीच में छोटा सा विवाद था, वही लड़ाई झगड़ा बढ़ते हुए एक अभद्र इसमें बड़ा रूप ले लिया। इसके अलावा हम लोगों ने वहाँ पे कार्रवाई करते हुए 16 लोगों को अरेस्ट करके जेल भेजा है और पुलिस वहाँ लगातार कैंप कर रही है। अभी स्थिति नॉर्मल है। सर, क्या मैसेज होगा जो लोग बाहर से भी आके कुछ लोग वहाँ पर गैदरिंग किया है तो उनके लिए क्या मैसेज? देखिए, इसमें हमारे पास वीडियो फुटेज अवेलेबल है। उसके आधार पे हमने 79 लोगों को चिन्हित किया है और उनके विरुद्ध एफआईआर की है। ऐसे जब घटना होती है तो उसमें जो लोग अरेस्ट होते हैं ऑन द स्पॉट वो एक चीज़ है। उसके अलावा जो लोग एफआईआर में नाम आ जाता है, फिर उनका भी करियर, जो नए लड़के हैं, स्टूडेंट हैं, पढ़ने लिखने वाले हैं, उनका भी करियर दांव पे लग जाता है। इसलिए मेरा आग्रह होगा कि ऐसी अपने हाथ में लोग कानून को ना लें और पुलिस का सहयोग करें शांति व्यवस्था बनाने के लिए। ऐसे लोगों को गुंडा पंजी में भी नाम दाखिल किया है ऐसे लोगों का? इनका हम लोग क्रिमिनल रिकॉर्ड देखेंगे। अगर हैबिचुअल ये इस तरह से इन्वॉल्व होंगे तो इनका गुंडा पंजी में भी नाम अंकित करेंगे। सर, इस पर राजनीति भी तेज हो गई, कई लोग वहाँ पर कैंप करना शुरू करेंगे, जातिवाद भी सर खूब हो रही है, तो उनके लिए क्या मैसेज होगा? इसमें दो पक्षों के बीच आपसी विवाद था, उसी को जातीय रूप दे दिया। तो ऐसे में एक वार्निंग भी जाती है इन लोगों के लिए कि इसमें इस तरह से जातिवाद का रंग दे करके माहौल को बिगाड़े ना, नहीं तो फिर हम लोग अपनी कड़ी कार्रवाई करेंगे। सर, फोर्स फिलहाल अभी कैंप करेगी गांव में, मजिस्ट्रेट की तैनाती रहेगी? अभी फिलहाल कुछ दिन कैंप करेगी फोर्स। और कितने अज्ञात और कितने नामजद है सर? कुल इसमें 79 लोगों को नामजद किया है और 50-60 अज्ञात। और अरेस्टिंग टोटल अभी 16 हुई है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। घटना सदर थाना क्षेत्र के गोबरसही की बताई जा रही है, जहां पिस्टल से फायरिंग करते एक युवक का वीडियो वायरल हुआ है। होली की शाम का ये वीडियो बताया जा रहा है। इस वीडियो में करीब 7 से 8 युवक अबीर व गुलाल से रंगे हुए हैं। वहीं इस वीडियो पर सिटी एसपी राजेश कुमार ने बताया कि हथियार लहराते हुए एक शख्स का वीडियो संज्ञान में आया है। वहीं मामले को दर्ज कर युवक की पहचान की जा रही है।
अभी हम लोग के भी संज्ञान में आई है एक वीडियो है, इसमें हॉर्स फायरिंग करते हुए एक व्यक्ति का पिक्चर है। इसको हम लोग उसको पहचान करने का कोशिश कर रहे हैं कौन आदमी है। पहचान के होने के पश्चात उनके विरुद्ध में विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। जिले के करजा थाने के रेपुरा में मंगलवार की सुबह 1 दर्जन से अधिक कौवे की अचानक मौत हो गई। इस घटना के बाद से आसपास के इलाके में दहशत व्याप्त है। स्थानीय लोगों ने बताया कि सुबह लोगों ने रेपुरा दरबार के बगल स्थित लीची बागान में कौवे का अधिक शोर सुना। इसके बाद वहां पहुंचे तो देखा कि आधा दर्जन से अधिक कौवे छटपटा रहे थे, जो देखते ही देखते दम तोड़ते गए। यह खबर आसपास के क्षेत्रों में फैल गई। वहीं लोगों में कौवे की मौत को लेकर तरह तरह की चर्चा शुरू हो गई है। इधर कौवे की मौत की जानकारी पर विभाग के अधिकारियों ने कहा कि जांच के बाद ही पता चल पाएगा। सुबह 3 बजे भोर से कौवा की बोलने की आवाज़ हमको सुनाई दे रही थी, तो हम देखे कि ऐसे ही बोल रहा है, सुबह का टाइम है इसके लिए, लेकिन बोलता ही रह गया। तो करीब 10 बजे जब हम आए हैं पीछे अपने गाछी में, तो लीची के गाछी है जिसमें देखे हैं कि 8-10 कौवा तब छटपटा के मर रहा है और कौवा सब उसी जगह चिल्ला रहा है। धीरे धीरे सब फड़फड़ा के 10-12 कौवा मेरे सामने में मर गए। इसकी सूचना वन विभाग को दिए हैं? अभी तो नहीं दिए हैं, लेकिन मैं दे दूंगा इसकी। मरवन प्रखंड के रेपुरा गांव में जो लीची का बागान है उसमें कौवा कम से कम 10 कौवा का मरने की सूचना हमको है। जांच टीम अभी गई हुई है, जांच कर रही है। सबको जो है SOP के अनुसार उसको डिब्रीड करा रही है और उसका डिस्पोजल करा रही है। उसके बाद सीरम कलेक्शन वहाँ से हो रहा है। अगल बगल सीरम कलेक्शन करके आज शाम तक में उसको पटना हम लोग LRS पटना में उसको भेज देंगे। उसके बाद LRS पटना से वो RDDL कोलकाता जाती है, वहाँ से रिपोर्ट आती है कि क्या है, क्या मैंने कौन बीमारी से है। उसके बाद हम इस पर कुछ हम लोग पता लगाते हैं। लेकिन अभी तक हम लोग जितना भी अभी तक कौवा मरने का आया है, कभी भी हमारे यहाँ से अभी पुष्टि बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है कि हम बर्ड फ्लू से मरा हुआ है। हाँ, ग्रामीणों में दहशत है। हाँ, तो देखिए कुछ भी कोई भी कांड हो जाता है तो दहशत रहता है, लेकिन हम लोग तो सब ग्रामीणों को बोले हैं कि आप लोग मुर्गा मुर्गी जितना अंडा है सब खाइए। किसी तरह का कोई भी बर्ड फ्लू का भी इस तरह का लक्षण नहीं है। आप लोग निर्भीक होकर खा सकते हैं, उसमें खाने का कोई मनाही नहीं है। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना व बिहार राज्य सामाजिक सुरक्षा के दायरे में आने वाले 3,74,761 पेंशनधारियों को टीका देने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जिले के 101 स्वास्थ्य केंद्रों पर टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं। सभी सामुदायिक केंद्र पर पेंशनधारी के लिए विशेष अभियान चलाने की पूरी तैयारी है। वहीं हर जगह पर टीकाकरण की कड़ी निगरानी हो रही है, जिसमें बुजुर्ग बढ़ चढ़कर टीका लगवा रहे हैं। बुधवार को 101 साल की राम छवेली देवी ने टीका लगवाया और कहा कि टीका जरूर लगवाना चाहिए। तो कोई दिक्कत नहीं लग रहा है। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं ना, अच्छा लग रहा है। पीछे उनका नाम है, 105 वर्ष की हैं, वो राम छबीली देवी है, जो शिवहर जिले से है, थाना तरियानी, और गांव का नाम है हीरासा, हिरासन ऐसे बोल रहे थे। और वो लोग अभी यहाँ छाता बाजार के पास रह रही हैं और एलिस कॉलेज में उनका लड़का एम्प्लॉय है। तो उनके बेटे और बहू दोनों मिलकर आए थे लेकर के, जो बहुत ही उत्साह दिखा। और वो सबसे बड़ी बात कि उनका मेमोरी अभी भी एकदम पूरे से काम कर रहा है, अभी भी कुछ भी अपना भूली नहीं है। उनके एक भाई थे जो 100 साल का होकर मर गए और ये 105 साल की है। हमने उनसे पूछा कि आपका उम्र कैसे आपको पता, तो बोले हमको सब पता है, मेरा भाई 100 साल होकर डेथ कर गया और मेरा 105 वर्ष है अभी। तो हम बोले आपकी बहू तो बोल रही है 102 वर्ष, तो नहीं, मैं 105 वर्ष की हूँ। बुजुर्ग लोग आ रहे हैं टीका। हाँ, और बहुत उत्साह था उनमें, देखने को मिला है। वो बोलकर भी गई हैं कि हमारे आस पड़ोस जो भी होंगे, जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हो या जेंट्स हो, तो पुरुष, तो उनको मैं यहाँ पे भेजूँगी। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग मेरा इतना अच्छा से सेवा सत्कार करके इंजेक्शन लगाया। वहीं चतुर्भुज स्थान चौक स्थित कन्हौली PSC में दूसरे दिन भी कोरोना का टीकाकरण अभियान जारी रहा। PSC प्रभारी डॉक्टर मुकेश कुमार ने बताया कि पहले दिन जहां 50 लोगों को टीका दिया गया था, वहीं दूसरे दिन 40 लोगों को टीका दिया गया है। उन्होंने बताया कि कल से 45 वर्ष से अधिक के लोगों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा।
आज कल से हमारे यहाँ टीकाकरण चालू हुआ है कोविड-19 का। कल और आज 60 से ऊपर के वालों को दिया जा रहा है। अभी तक कुल कितने लोगों को दिया जाता है? अभी तक 40 हो चुके हैं। कल 50 लगा था हमने। कौन सा सेंटर हुआ है? ये अर्बन PSC कनौली। मुजफ्फरपुर टैक्सेशन बार एसोसिएशन के उपाध्यक्ष अधिवक्ता प्रदीप कुमार वर्मा ने केंद्रीय वित्त मंत्री को पत्र लिखकर वित्तीय वर्ष 2019 व 20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 15 अप्रैल 2021 तक बढ़ाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी और होली की छुट्टी के कारण 31 मार्च तक आयकर रिटर्न दाखिल करने में करदाताओं को काफ़ी परेशानी हुई है, इसलिए समय सीमा बढ़ाने से सहूलियत मिल जाएगी। दिक्कत है कि आज सुबह से ही इनकम टैक्स का साइड काम नहीं कर रहा है ठीक से, और 12 बजे के आसपास से पूरे क्रैश कर गया, एक भी रिटर्न नहीं फाइल हुआ है। तो इसको लेके क्या डिमांड की है आपने? आज हम लोग डिमांड निर्मला सीतारमन जी को लिखे हैं लेटर में कि कम से कम इसका 15 तारीख तक बढ़ा दिया जाए, 15 अप्रैल तक, क्योंकि एक तो 4 दिन से पहले बैंक का स्ट्राइक और बंदी था होली का छुट्टी का, और आज खुला भी है तो बैंक में भीड़ भी था। टैक्स तो किसी तरह थोड़ा मोड़ा जमा हुआ, लेकिन इनकम टैक्स का रिटर्न एक भी फाइल नहीं हुआ। इससे कितना असर पड़ेगा? देखिए, कल आज नहीं अगर फाइल करता है टाइम बाद हो जा रहा है। इनकम टैक्स का 20-21 असेसमेंट ईयर का रिटर्न देने का लास्ट डेट है, कल से रिटर्न नहीं फाइल पाएगा। इस स्थिति में रिटर्न फाइल करना ही होगा। आज साइड काम नहीं कर रहा है। हम लोग तो 12 बजे रात तक बैठेंगे, चूँकि आज 12 बजे रात तक फाइल करना है। एक भी रिटर्न आज सुबह से फाइल नहीं हुआ। देखिए, ये सब मेरा अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। मेरा स्टाफ भी वहाँ पर बैठा हुआ है सुबह से। समस्या सिर्फ मुजफ्फरपुर में आ रही है? ऑल ओवर इंडिया में ये समस्या आ रहा है। जिले के बंदरा प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत मतलूपुर बाबा खगेश्वर नाथ मंदिर के निकट स्थित पोखर से एक अधेड़ का शव बरामद किया गया। शव की पहचान इसी पंचायत के करमोठा वार्ड संख्या 11 के निवासी स्वर्गीय मोहाई राम के 60 वर्षीय पुत्र नागेंद्र राम के रूप में की गई। घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीणों ने स्थानीय थाना को सूचित किया, जिसके बाद पुलिस के द्वारा लाश को बाहर निकाला गया। मौके पर उपस्थित लोगों ने कहा कि घटना की सूचना के बाद हम लोग पोखर के पास पहुंचे तो एक लाश तैर रही थी, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन व CO को सूचित किया, जिन्होंने लाश को बाहर निकाला। वहीं मतलूपुर के मुखिया प्रत्याशी अशोक कुमार ने कहा कि शौचालय के क्रम में पैर फिसलने से नागेंद्र राम की मौत हो गई। बता दें कि मृतक पूर्व में पंचायत समिति सदस्य भी रह चुके हैं। मौके पर पहुंची पुलिस के द्वारा लाश को पोस्टमार्टम में भेजने की कवायद चल रही है। घटना के ग्रामीणों से पता चला कि सुबह में ये कहीं से निकले थे। प्रतिदिन का इनका रूटीन था जो शौचालय लेटिंग करने जाने, मंदिर पर आकर के शौचालय जाना और उनको स्नान कुआं पे करके बाबा को नित्य इनका जल चढ़ाने का ये परंपरा इनका शुरू से ही रहा है। इसी क्रम में शौचालय के क्रम में ही इनका माने ये तालाब जो देख रहे हैं, जो पुण्य जो हम लोगों का श्मशान घाट कहिए, जल निर्मल परियोजना के सामने जो बना हुआ है तालाब है, उसी में पैर फिसल जाने के कारण इनका ऐसा घटना घटा है, जैसा कि मेरे सब लोग बता रहे हैं। इनका पहचान नागेंद्र राम के रूप में किया गया है। पूर्व समिति भी थे, पंचायत समिति। घर कहाँ हुआ इनका? घर इनका मतलूपुर करमैठा में पड़ता है। वार्ड नंबर 11। गर्मी आते ही शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की समस्या गहराने लगती है, जिसे दूर कराने के लिए भले ही प्रशासन दावा करता हो, लेकिन हकीकत कुछ और ही बयां कर रहा है। ऐसे ही मामला नगर के वार्ड 40 में देखने को मिला है। वार्ड 40 के लोगों ने बताया कि पेयजल की समस्या सबसे गंभीर है, क्योंकि इस वार्ड में लगे सभी चापाकल बंद हो गए हैं। एक चापाकल भी चालू नहीं है जिससे राहगीर तक पानी पी सके। वहीं नल जल योजना से अब तक एक भी घर में पानी नहीं पहुंचा है। वार्ड के अभी पूरे घरों में पाइप तक नहीं बिछाया गया है। वार्ड 40 के पेयजल की समस्या का मुख्य कारण नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं होना है। चापाकल भी खराब है। इसके लिए विभाग को आवेदन दिया गया, पर अभी तक इस मामले में कोई भी पहल नहीं हो रही है, जिसे लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। महादेव मंदिर के पास पानी लाते हैं, रोड पर से बहुत दिक्कत हो रहा है। तो कैसे घर का काम कैसे चल रहा बगैर पानी के? बहुत डिस्टर्ब हो रहा है। तो बच्चा लोग को भी पढ़ाई में भी दिक्कत हो रहा है। शाम को पहले बोलते हैं पानी लेके आओ, तब जाना कहीं कोचिंग स्कूल, इसीलिए बहुत समस्या है। कितना दूरी से लेके आ रही हैं पानी? करीबन 1 किलोमीटर होगा। 1 किलोमीटर यहाँ से लाते हैं पानी। कितना नंबर वार्ड हुआ? नाम क्या हुआ? 40 वार्ड है। महादेव मंदिर। घर में पानी नहीं आ रहा? सप्लाई का पानी आया हुआ इधर? नहीं है, कुछ नहीं। पाइपलाइन ही नहीं आया? पाइपलाइन ही नहीं बिछा है।
पानी हम लोग को आता तो हम लाते वहाँ से, हम लोग शौक लगल है हम लोगों को। पानी तो ला कर लेते हैं महादेव मंदिर के गली से। हम लोग को बहुत दिक्कत हो रहा है पानी लेने में। अब पानी लाते लाते कलेजा में भी दर्द हो गया, क्या करें? पानी का परेशानी हम लोग का दूर कीजिए। ऐसे रहेगा तो कैसे होगा? सभी जगह पाइपलाइन नहीं बिछा हुआ है? नहीं बिछा हुआ है। कितना नंबर वार्ड का? 40 नंबर वार्ड नंबर 40 है और हम यहाँ के निकटतम प्रत्याशी राजेंद्र कुमार उर्फ पेंटर बाबू मेरा नाम हुआ। ये पानी की समस्या बहुत वर्षों से यहाँ पे है, जिसके कारण इनसे पूर्व जो भी पार्षद बने वो सभी पार्षद ने आश्वासन ही इस एरिया को दिया और जल नल योजना का कार्यक्रम हो रहा है। आज तक जल नल योजना का कोई भी प्रक्रिया यहाँ इस एरिया में नहीं हो पाया और हमारे पूर्व पार्षद अपने जो पार्षद हैं उनका भी ये कहना है कि हमारी मर्जी है, जिस रोड में मेरी इच्छा होगी वो कराएंगे, नहीं करना हो तो नहीं कराएंगे, है ना। हमको कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो मैं चाहूँगा कि आपके माध्यम से कि हमारे वार्ड 40 के पानी की जो समस्या है वो पाइपलाइन जल्द से जल्द हो और पानी पंप जो है सो बनाने, मिनी पानी पंप बनाने का योजना सरकार का है, वो भी हमारे एरिया में जो है मेरे वार्ड में 4 से 5 की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे यहाँ पानी की आबादी कितनी है? आबादी यहाँ 7,000 आदमी की आबादी है ना। हमारा वार्ड 7,000 आदमी का है और हम चाहेंगे कि जो है सो बहुत ही कष्ट लोग अपने रोड से पानी लाने का काम करते हैं और ये पानी जो है सो गर्मी जैसे से बढ़ता जाएगा, हर घर के लोग बस पानी जो है सो रोड से ही लाने का साधन है। उनके पास कोई भी टंकी मंगा के लोग पानी का उपयोग करते हैं, कोई ऐसा बोतल का पानी मंगा के उपयोग करते हैं और हम चाहेंगे कि जो है सो इसको जल्द से जल्द जो है सो मैं प्रशासक से भी अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि हमारे वार्ड में आकर और घूमकर इस समस्या का समाधान। होली का पर्व बीतने के बाद लोगों ने वापसी की राह पकड़ ली है। नौकरी पेशा वाले लोग अपने गांव, शहर व वापस जा रहे हैं। इसके चलते बसों व ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। सबसे अधिक भीड़ दिल्ली व मुंबई की ट्रेनों में है, जबकि आसपास के जिले वालों की भीड़ बसों में गंतव्य तक जा रही है। इसके चलते ट्रेनों व बसों में पाँव रखने तक की जगह नहीं रही। जमीन खरीद बिक्री में इस साल रिकॉर्ड तोड़ पंजीयन हुए हैं। 5 साल के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब लक्ष्य से अधिक राजस्व आया है। कोरोना काल में रुके हुए दस्तावेजों की इस साल रजिस्ट्री हुई है, वहीं छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री में भी राजस्व बढ़ा है। आज वित्तीय वर्ष समाप्त होने के आखिरी दिन होने के कारण इस साल 40% अधिक राजस्व की वसूली होने की उम्मीद जताई जा रही है। जिला निबंधक पदाधिकारी राकेश कुमार का कहना है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लक्ष्य से अधिक खरीद बिक्री हुई है। इस बार लक्ष्य से अधिक राजस्व की प्राप्ति हुई है। शासन की ओर से विभाग को इस वर्ष 162 करोड़ रुपए का लक्ष्य मिला है। आपको बता दें कि पिछले 5 सालों में विभाग लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया है, लेकिन इस साल कोरोना काल होने के बाद भी ऐसा हुआ है कि विभाग ने लक्ष्य ही पूरा कर लिया। इसका ज़्यादा असर छोटे भूखंडों की रजिस्ट्री को छूट मिलना सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है। वहीं पिछले वर्ष रुके हुए दस्तावेजों की भी रजिस्ट्री इसी वर्ष हुई है। वहीं जिला कोषागार कार्यालय में वित्तीय वर्ष के समापन के दिन भी सन्नाटा पसरा रहा। वित्तीय वर्ष जो समाप्त होने जा रहा है उसमें 162 करोड़ का टारगेट था मुजफ्फरपुर के लिए। उसमें से 138 करोड़ ऑलरेडी हम आज से पहले तक अचीव कर चुके हैं और आज संभवतः 2 करोड़ और होगा। तो मुझे लगता है कि 86% ऑल टुगेदर हो जाएगा, जो कि पिछले वित्तीय वर्ष से 4% ज़्यादा है। जैसे वित्तीय वर्ष पिछला जो था उसमें कोरोना काल के कारण जो रजिस्ट्री नहीं हुए थे वो रजिस्ट्री भी इस साल हुए हैं, तो दोनों मिलाकर कितने की प्रतिशत की वृद्धि इस बार तक? करीब 4 से 5% वृद्धि आप मान सकते हैं। फिर भी कोरोना की वजह से जो पिछले वित्तीय वर्ष में करीब उससे 20 करोड़ कम राजस्व रखा गया था, तो उसके रेस्पेक्ट में तो हम लोग कम ही हैं। भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा मुजफ्फरपुर एवं कलाश्री केंद्र के संयुक्त तत्वावधान में पुरानी गुदरी रोड स्थित देवी प्रसाद भीमसेरिया अतिथि भवन में तपेश्वर लाल विजेता स्मृति में आयोजित कलाश्री इप्टा सांस्कृतिक महापर्व 2021 के अवसर पर परिचर्चा एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आज भारतीय जन नाट्य संघ इप्टा और कलाश्री केंद्र की ओर से कलाश्री इप्टा सांस्कृतिक महापर्व 2021 का आयोजन किया जा रहा है। यह तपेश्वर लाल विजेता स्मृति में आयोजित यह कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम के माध्यम से शहर में तमाम जो सांस्कृतिक संगठन है और इप्टा की जो प्रस्तुति है उनकी याद में हम लोग कार्यक्रम करते हैं और कार्यक्रम के माध्यम से कला, साहित्य, संस्कृति
के उत्थान हेतु उस पर चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर में रंगमंच के इतिहास की चर्चा करते हैं। मुजफ्फरपुर में जितने भी कलाकार हुए हैं उन्होंने क्या योगदान दिया है मुजफ्फरपुर में, और हमारे वर्तमान में कितने जो सांस्कृतिक कर्मी जो है जो कला के लिए काम कर रहे हैं उन सब की इस बार चर्चा की जाए, ताकि ये पता चले कि मुजफ्फरपुर जो एक सांस्कृतिक राजधानी है उसका सशक्त आगे चल करके इसका एक बहुत बड़ा एक आयोजन हो और उसमें लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से शहर की सांस्कृतिक विरासत को हम लोग बचाने का प्रयास कर रहे हैं। तो तपेश्वर लाल विजेता जी जो हैं शहर के ही नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने रंगमंच को लेकर के गए थे और मुजफ्फरपुर का नाम राष्ट्रीय फलक पर पहुँचाए थे। तो उनकी याद में, उनकी स्मृति में यह कलाश्री इप्टा सांस्कृतिक महापर्व आयोजित किया गया। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए हमारे डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार।